हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूपी पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डी ट्रिपल एस बी, एमपीपीएससी और बीपीएससी सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होगा, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो एक बार मैं उसे रीचेक कर लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। समीर अमीन के अनुसार पेरीफेरल कैपिटलिज्म की मुख्य विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू समीर वेमन, व्हाट इज द की फीचर ऑफ पेरीफेरल कैपिटलिज्म? ऑप्शन ए है आंतरिक बाजार का विस्तार करना। ऑप्शन बी है बाहरी निर्भरता और असमान विनिमय। ऑप्शन सी है कृषि का पूर्ण विकास और ऑप्शन डी औद्योगिकरण की उच्च दर। तो बताइए पेरिफेरल कैपिटलिज्म की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाहरी निर्भरता और असमान विनिमय। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी एंड अनइक्वल एक्सचेंज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोस्टो के अनुसार कौन सा चरण सेल्फ सस्टेन ग्रोथ की ओर संकेत करता है? इन रोटोस स्टेज विच स्टेज इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड्स सेल्फ सस्टेन ग्रोथ? ऑप्शन ए पारंपरिक चरण, ऑप्शन बी संक्रमण चरण, ऑप्शन सी टेक ऑफ चरण और ऑप्शन डी उच्च उपभोग मतलब हाई कंजप्शन स्टेज। तो बताइए सेल्फ सस्टेन ग्रोथ कौन सा कहलाता है? तो ये टेक ऑफ स्टेज कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज को समझने का सबसे उचित तरीका क्या है? डीपी मुखर्जी, व्हाट इज द मेन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी? ऑप्शन ए सांस्कृतिक निर्भरता का अध्ययन करना, ऑप्शन बी है आर्थिक संरचना पर जोर देना, ऑप्शन सी है केवल धार्मिक परंपरा का विश्लेषण करना और ऑप्शन डी है राजनीतिक संस्थान का तुलनात्मक अध्ययन करना। राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो बताइए समाज को समझने के लिए डीपी मुखर्जी ने कौन सा दृष्टिकोण बताया था? तो उन्होंने बताया था सांस्कृतिक निरंतरता का अध्ययन, स्टडी ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिंकमैन इंडेक्स मुख्यतः किसका मापन करता है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी भोजन की असुरक्षा, फूड इनसिक्योरिटी, ऑप्शन सी है गरीबी का स्तर, लेवल ऑफ पॉवर्टी और ऑप्शन डी है पर्यावरण असमानता, इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये बिगमैन इंडेक्स जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है तो ये किसका मापन करेगा? पर्यावरण असमानता, इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एचडीआई की सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है? कौन सा एचडीआई का क्रिटिसिज्म? एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? महबूब उल हक ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? या केवल आर्थिक प्रगति को मापता है, या राजनीतिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं करता है, ऑप्शन सी है या सामाजिक असमानता को अधिक महत्व देता है और ऑप्शन डी या पर्यावरणीय संकेतकों को बहुत अधिक शामिल करता है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी आलोचना इसमें से क्या है। तो इसकी जो सबसे बड़ी आलोचना की गई, ये एक्सक्लूड नहीं करता किसको? पॉलिटिकल फ्रीडम को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, या राजनीतिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 एरर किसे कहते हैं? व्हाट इज द टाइप 1 एरर?
ऑप्शन ए गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी है सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी है नमूने का छोटा होना, स्मॉल सैंपल प्रॉब्लम। और ऑप्शन डी है त्रुटिपूर्ण अनुसंधान डिजाइन, फॉल्ट रिसर्च डिजाइन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइप 1 एरर किसे कहते हैं? जब हम क्या करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइप 1 एरर करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब हम जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको रिजेक्ट करेंगे तब होगा टाइप 1 एरर, और जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इपिस्टेमिक वायलेंस सब किस पोस्ट कॉलोनियल थिंकर से जुड़ा है? ऑप्शन ए गायत्री स्पिवाक, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी पेनॉन और ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो बताइए इपिस्टेमिक वायलेंस किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है गायत्री स्पिवाक से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इपिस्टिक वायलेंस मतलब ज्ञान मीमांसीय हिंसा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इपिस्टेमिक वायलेंस का। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कैन द सबल्टन स्पीक। ये एक ऐसे है जो गायत्री स्पिवाक द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने किस सिद्धांत को विशेष रूप से विकसित किया है? विच थ्योरी वाज स्पेसिफिकली डेवलप्ड बाय राधा कमल मुखर्जी? ऑप्शन ए मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत, ऑप्शन बी है संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है संघर्ष सिद्धांत कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विलय सिद्धांत। तो बताइए कौन सा सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी के द्वारा विकसित किया गया था? तो राधा कमल मुखर्जी ने रीजनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? मानव पारिस्थितिकी से, ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्गेस ने कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी विकसित करने के लिए किस शहर का अध्ययन किया था? कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी मतलब संकेंद्रित सिद्धांत। तो कहाँ पर इन्होंने किया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी शिकागो में, ऑप्शन सी बोस्टन में, और ऑप्शन डी है फिलाडेल्फिया में। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी शिकागो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी किस शोध दृष्टिकोण का आधार ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए प्रत्ययवाद मतलब फिल्मियोलॉजी, ऑप्शन बी आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी, ऑप्शन सी तार्किक प्रत्यक्षवाद और खंडनवाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड फॉल्सिफिकेशन, और ऑप्शन डी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण मतलब इंटरप्रिटिविज्म। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा? द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी किस दृष्टिकोण से रिलेटेड है? साथ में मुझे ये भी बताइएगा ये पुस्तक किसकी है, ये बुक किसने लिखी है, ये भी हमको मुझे बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी तार्किक प्रत्यक्षवाद और खंडनवाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड फॉल्सिफिकेशन से रिलेटेड है ये पुस्तक, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। ये पुस्तक लिखी गई है कॉल पॉपर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैंक की डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट फिट्स फ्रैंक्स आइडिया डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट? ऑप्शन ए अविकास प्राकृतिक प्रक्रिया है, अंडर डेवलपमेंट
इज अ नेचुरल प्रोसेस। ऑप्शन बी पूंजीवादी संबंध अविकास पैदा करता है, कैपिटलिस्ट लिंकेजेस क्रिएट अंडर डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है अविकास सांस्कृतिक पिछड़ापन है, अंडर डेवलपमेंट इज कल्चरल बैकवर्डनेस। और ऑप्शन डी है अविकास का उपनिवेशवाद से कोई संबंध नहीं है, नो लिंक विद क्लोनियलिज्म। क्लोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद होता है, ये लिखा हुआ है। तो बताइए कौन सा लिंक नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूंजीवाद संबंध अविकास पैदा करता है। ये कौन कहता है? ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, विकास का अविकसित सिद्धांत कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं विकास का अविकसित सिद्धांत। किसने दिया था? ये दिया था एजी फ्रैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसोसिएशन संघ का कौन सा तत्व अनिवार्य माना जाता है? बात इसेंशियल एलिमेंट डिफाइंस एन एसोसिएशन। ऑप्शन ए जन्म आधारित संबंध होते हैं, बर्थ बेस्ड रिलेशन होते हैं। ऑप्शन बी समान निवास स्थान होता है, कॉमन और रेजिडेंस होता है। ऑप्शन सी औपचारिक उद्देश्य होता है, फॉर्मल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्शन डी है जाति आधारित पहचान, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संघ का अनिवार्य तत्व क्या है? औपचारिक उद्देश्य, फॉर्मल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घुरिये की कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति के किस पहलू पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? ऑप्शन ए जाति का आर्थिक आयाम, इकोनॉमिक डायमेंशन पर। ऑप्शन बी है जाति का नस्लीय आधार, रेशियल फाउंडेशन पर। ऑप्शन सी है जाति का राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल पर। और ऑप्शन डी है जाति का शहरी स्वरूप, अर्बन फॉर्म ऑफ कास्ट। तो बताइए कास्ट एंड रेस इन इंडिया में किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? तो ये दिया गया जाति का नस्लीय आधार, रेशियल फाउंडेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, नस्ल पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित माना जाता है? ऑप्शन ए मानव पारिस्थितिकी मतलब ह्यूमन इकोलॉजी। ऑप्शन बी उत्तर आधुनिकता मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म। ऑप्शन सी है संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म। और ऑप्शन डी है नौ औद्योगिकरणवाद। किससे संबंधित है बताइए कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए ह्यूमन इकोलॉजी। किससे? रॉबर्ट एजरा पार्क, शिकागो। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक समाजशास्त्रीय कल्पना, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर। ऑप्शन बी सी राइट मिल्स। ऑप्शन सी एंथोनी गिडेन। और ऑप्शन ए जोनाथन टर्नर। तो बताइए द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है सी राइट मिल्स की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कर्ट लेविन है। ऑप्शन बी ग्लेजर और स्ट्रॉस है। ऑप्शन सी बॉर्डन और वेल्स है। और ऑप्शन डी मर्टन और पार्सन्स है। तो बताइए द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ग्लेजर और स्ट्रॉस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बर्गेस के मॉडल में कम्यूटर जोन किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? ऑप्शन ए निम्न वर्गीय आवास मतलब लोअर क्लास सेटलमेंट। ऑप्शन बी है संक्रमण और जर्जर आवास, डिलापिडेटेड ट्रांजिशन हाउसिंग। ऑप्शन सी है उच्च आवागमन उच्च वाले उपनगरीय क्षेत्र, हाई कम्यूटिंग सब अर्बन एरिया। ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया। तो बताइए कम्यूटर जोन किस प्रवृत्ति से रिलेटेड है, आपको ये बताना है।
तो ये रिलेटेड है हाई कम्युनिटी सब अर्बन एरियाज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उच्च आवागमन वाले उपनगरीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिटी समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए औपचारिक नियम, ऑप्शन बी सिमिलर इंटरेस्ट मतलब समान हित, ऑप्शन सी है भौगोलिक निकटता जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन डी है सदस्यता अनुबंध कॉन्ट्रेक्चुअल मेंबरशिप। तो बताइए कम्युनिटी की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी जो विशेषताएं लिखी है औपचारिक नियम, समान हित और सदस्यता अनुबंध, ये सब किसकी विशेषता है? ये सब समिति की विशेषता है। समिति मतलब एसोसिएशन, ठीक है। ये सब बाकी तीनों एसोसिएशन की विशेषता है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी मतलब विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार सेमी पेरिफेरी का कार्य क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी पेरिफेरी? ऑप्शन ए केवल परिधि का शोषण करना, एक्सप्लॉइट ओनली द पेरिफेरी, ऑप्शन बी है केवल परिधि के बीच मध्य भूमि का, इंटरमीडिएट बफर बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी, ऑप्शन सी है वैश्विक उत्पादन को नियंत्रित करना, कंट्रोल वर्ल्ड प्रोडक्शन, और ऑप्शन डी वैश्विक पूंजी को समाप्त करना इन ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दिया था ये भी बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, केंद्र और परिधि के बीच मध्य भूमि का, इंटरमीडिएट बफर बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी, ये दिया था वॉलस्टीन इमेनुअल वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर डेवलपमेंट की अवधारणा में सेंटर और पेरिफेरी मॉडल किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए रोस्टो, ऑप्शन बी वॉलस्टेड, ऑप्शन सी एलन टूरेन, और ऑप्शन डी मिल्टन फ्रीडमैन। तो बताइए अंडर डेवलपमेंट थ्योरी में किसने सेंटर और पेरिफेरी का सिद्धांत विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया वो क्या है? वॉलस्टीन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएन व्यास की संस्कृताइजेशन संस्कृतिकरण अवधारणा मुक्ता किस सामाजिक प्रक्रिया को दर्शाती है? ऑप्शन ए निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाना, ऑप्शन बी है उच्च जातियों का निम्न जाति की तरह संस्कृति को अपनाना, ऑप्शन सी है शहरीकरण के कारण परिवर्तन, और ऑप्शन डी आर्थिक विकास में उत्पन्न गतिशीलता। तो बताइए संस्कृताइजेशन की अवधारणा क्या कहती है? संस्कृतिकरण। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन है निम्न जातियों द्वारा जब उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाया जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी की आलोचना के अनुसार यह मॉडल किस प्रकार की शहरी संरचना को मानता है? ऑप्शन ए रैखिक शहर मतलब लीनियर सिटी, ऑप्शन बी समान समतल क्षेत्र होमोजीनियस फ्लैट लैंड, ऑप्शन सी है बहुनाभिकीय शहर मल्टी न्यूक्लियर सिटी, और ऑप्शन डी तटीय शहर मतलब कोस्टल सिटी। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी मतलब संकेंद्रिक सिद्धांत की आलोचना के अनुसार यह मॉडल किस प्रकार की शहरी संरचना को मान लेता है? तो ये बात करता है समान समतल क्षेत्र होमोजीनियस फ्लैट लैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशन की कौन सी विशेषता नहीं मानी जाती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था होता है। नॉट कंसिडर्ड एट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन ए स्थायित्व परमानेंस, ऑप्शन बी है मानदंडों की व्यवस्था नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है अस्थायी संगठन टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल।
तो बताइए इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है। तो ये एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये क्या होता है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें स्थायित्व होता है, मानदंडों की व्यवस्था होती है, सामाजिक नियंत्रण करता है, ये सभी क्या है, संस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने दिया था, महबूब उल हक ने। एचडीआई में एजुकेशन इंडेक्स किन दो घटकों से बनाया जाता है। ऑप्शन ए औसत स्कूली शिक्षा वर्ष, अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ऑप्शन बी है साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेशियो। ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। और ऑप्शन डी है समाज शिक्षा व्यय और शिक्षा का निजीकरण, एजुकेशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेटाइजेशन। तो बताइए एजुकेशन इंडेक्स एचडीआई को किन दो घटकों को मापकर बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है औसती स्कूली शिक्षा वर्ष, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और प्लस अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा का सबसे पहले किसने व्यवस्थित अध्ययन किया था। ऑप्शन ए कूले ने, ऑप्शन बी सीमेन ने, ऑप्शन सी मार्टन ने, और ऑप्शन डी पार्सन्स ने। तो बताइए प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए कूले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए आर देसाई ने भारतीय समाज का विश्लेषण किस दृष्टिकोण से किया। ऑप्शन ए सांस्कृतिक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, कल्चरल इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। ऑप्शन बी मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। और ऑप्शन डी है उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन्होंने किस दृष्टिकोण से किया था, तो इन्होंने किया था मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन बी सही आंसर है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्गेस मॉडल में इन्वेंशन सक्सेशन प्रक्रिया किस विचारधारा से जुड़ी है। द इन्वेंशन सक्सेशन प्रोसेस इन बर्गेस मॉडल इज लिंक टू विच स्कूल ऑफ थॉट। ऑप्शन ए शिकागो स्कूल, ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट स्कूल, ऑप्शन सी कार्यात्मकता वादी स्कूल, और ऑप्शन डी नारीवादी शहरी सिद्धांत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए शिकागो स्कूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एसडीआई की गणना में आय इनकम का सूचकांक किस अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन ए जीडीपी पर कैपिटा पर, ऑप्शन बी जीएनआई पर कैपिटा पर, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय बजट पर, ऑप्शन डी घरेलू खपत नेशनल सेविंग और हाउस होल्ड कंजप्शन। तो बताइए एसडीआई की गणना कैसे की जाती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी जीएनआई पर कैपिटा, पीपी क्रय शक्ति क्षमता आधारित प्रति व्यक्ति आय पर की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको चाहिए कि इजी क्वेश्चन डालूं या डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऑथर बेस्ड होते हैं वैसे बनाऊं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप लोग दे सकते हैं। बाय बाय।